हेलो बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, रेशों से वस्त्र तक। कक्षा 6 में आपने ये पढ़ा था कि पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशे यानी फाइबर होते हैं, जैसे कि जिनसे हम ऊन और रेशम बनाते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले इन रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ या फिर याक के बालों से प्राप्त होते हैं और रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। पर क्या आपको पता है कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिनसे हम स्वेटर बनाते हैं और साड़ियाँ जो रेशम से बनाई जाती हैं? क्या इनके बारे में आपको जानकारी है? आज हम इस पार्ट में यही जानेंगे। आज हम दो जांतव रेशे ऊन और रेशम के बारे में पढ़ेंगे। ऊन जो है भेड़, बकरी, याक और अन्य जंतुओं से पाया जाता है। इन जंतुओं के शरीर पर आप देख सकते हैं, इनके शरीर बाल से ढके होते हैं। ये जो बाल हैं ये बहुत सारे लेयर्स में होते हैं, जिसके बीच में हवा फंसती है, जिसकी वजह से इन्हें गर्माहट मिलती है। इन्हीं रोएदार रेशों से ऊन बनता है। ये क्रियाकलाप आप पूरा करें। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ये देखिए। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, पर भारत में जनरली जो है भेड़ की ऊन से ही कपड़े या चीज़ें बनती हैं। तिब्बत में याक की ऊन और लद्दाख लद्दाख में भी याक की ऊन काफ़ी प्रचलित है। ये देखिए, ये याक, इसके भी आप शरीर पर बाल देख सकते हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगारा ऊन कहा जाता है इन्हें। अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है। जम्मू कश्मीर ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इससे बेहतरीन शॉलें बनती हैं, क्योंकि ये जो इनके शरीर से जो रेशे निकलते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं। आपने नाम सुना होगा पश्मीना शॉलों का। ये देखिए, अंगोरा बकरी दिखाई गई है यहाँ पे। ये साधारण बकरी है, अंगोरा बकरी जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऊंट के शरीर के बालों का भी प्रयोग किया जाता है ऊन बनाने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो हमने क्या जाना कि जो विभिन्न जगहों पर जो जंतु पाए जाते हैं, उनसे जो रेशे मिलते हैं, उनसे हम कपड़े बनाते हैं। इसलिए लेकिन भारत में भेड़ें मिलती हैं, तो हम भेड़ों से बनाते हैं। अगर आपको ये अब हम जानेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। रेशों से ऊन तक आखिर पहुंचा कैसे जाता है? ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को हम पालते हैं। उनके बालों को काट कर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। इस प्रकरणों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश अथवा हरियाणा, तो आपको गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए देखते हैं आप कि जब आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि ये लोग भेड़ों को चरा रहे होते हैं। गरेड़िए जो होते हैं, ये भेड़ जो है शाकाहारी होती है, तो इन्हें घास और पत्तियां पसंद हैं। तो हर जगह पर ऐसे भेड़ों का प्रजनन और पालन किया जाता है। दाल, मक्का, ज्वार, खली ये सब खिलाया जाता है। सर्दियों में इन्हें घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ये देखिए,
ये यहाँ पर बताया गया है कि भारत में क्या नस्लें पाई जाती हैं। ये नस्ल का नाम जैसे नाली नस्ल है। इसके जो रेशे होते हैं वो गलीचे की ऊन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। इसी तरह की अलग अलग नस्लों के बारे में भेड़ों के बताया गया है कहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि ऊनी शॉलों के लिए बाखरवाल नस्ल, जो कि जम्मू कश्मीर में, हमने पश्मीना के बारे में भी जिस तरह से पढ़ा था। तो हमने क्या जाना कि हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न तरह की भेड़ें पाई जाती हैं। तो भेड़ की कुछ नस्लें शरीर पर जो है इनके बालों की घनी उपलब्धि होती है, जिससे बड़ी मात्रा में हम अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त करते हैं। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके शरीर के इन बालों को काट दिया जाता है। रेशों को ऊन से संसाधित करना। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ये प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार का जैसे आपके बाल कटते हैं नाई द्वारा, वैसे ही भेड़ों के बाल भी काटे जाते हैं। उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं होता। ये देखिए, ये हमने आराम से जैसे काटते हैं हमारे बाल, वैसे भेड़ों के बाल काटे। गर्मी में किया जाता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। तो इस बात की भी चिंता नहीं है कि बाल उनके कम हैं। तो यह ऊन की कटाई। फिर जो है इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई कष्ट नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऊपरी परत होती है हमारे त्वचा की, वो मृत कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये अच्छा ही है कि हमें बाल हटा देते हैं, तो ये बाल वापस उग जाते हैं। चरण 2। अब हमने वो ऊन की कटाई कर ली। ऊन की कटाई के बाद हम अभिमार्जन की बात करेंगे। अभिमार्जन में क्या होता है? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। इसमें चिकनाई, मिट्टी, धूल ये सब निकाली जाती है। ये देखिए, टंकियों में अभिमार्जन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है? तो ये ऊन बनाना भेड़ों से, ये काफ़ी महिलाओं को इससे जो है काम मिलता है, और ये बहुत ही बड़ा व्यवसाय है। बहुत से लोग इससे कमाते हैं। तो ये जो प्रक्रम हमने बात की, तो ये एक व्यावसायिक काम में बहुत आता है। अभिमार्जन के बारे में हमने अभी बात करी। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें बताया कि अभिमार्जन कैसे करते हैं। चरण 3 में अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमेल अथवा रवेदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है और विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। ये देखिए, इसका चित्र नहीं है, कोई बात नहीं। मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जा रहा है। चरण 4 में, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे, जैसे आपके स्वेटर में आपने देखा होगा जिसे हम बूर कहते हैं, वो निकल जाती है, उस तरह से वो हटा देते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। चरण 5 में रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली या फिर सफेद होती है। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। ये हमें दिखाया गया है। ये देखिए, ये रीलिंग का प्रोसेस है। ये देखिए, रीले बना रहे हैं उसे सुखा के, और फिर उसको
लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अब हमने ऊन के बारे में पढ़ लिया है। अगला जो रेशा है वो है, अगला जानता रेशा है रेशम। रेशम के जो कीट होते हैं ये वहां से बनता है। रेशम के फाइबरों को हम यहाँ से बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। आपके दादाजी और माता पिता से आप पूछ सकते हैं कि जैसे रेशम की साड़ियाँ हैं वो कैसे बनती हैं, कहाँ से बनती हैं, ये आप उनसे बात कर सकते हैं। रेशम को प्राप्त करने से पहले हम रेशम कीट का जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, उसके बारे में जानेंगे। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिसे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर या फिर रेशम कीट कहलाता है। ये आकार में वृद्धि करता है। जब ये आकार में वृद्धि पूरी कर लेता है तो उसे प्यूपा कोशित या फिर कोशित कहते हैं। ये जो आपने एक जाल बुनता है, ये जाल उसे एक स्थान पर बने रहने में सहायता करता है। ये अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। अंग्रेजी में जो 8 संख्या होती है 8, उसमें उसकी तरह से ये जो है एक जाल बुनता है। ये एक पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम बन जाता है। जल्दी ही ये कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। ये जो है आवरण है उसे कोकून कहते हैं। ये देखिए, इसके आगे का विकास जो है उसका कोकून के अंदर होता है। रेशम के वस्त्र बनाने के लिए इसका जो है रेशम का उपयोग किया जाता है। ये जो रेशम का जो रेशा होता है वो स्टील की तार जितना मजबूत होता है। ये देखिए, ये एक खाया गया है रेशम कीट नर मादा। शतीत के पत्तों पे हम जानेंगे आगे कि अंडे देता है। ये रेशम कीट, ये कोकून। ये कोकून है। ये कोकून के अंदर हमने बात की थी ना कि उसके बाद वो विकसित होता है। ठीक है, ये हमने जान लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम के जो कीट होते हैं अनेक किस्म के होते हैं, एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं। रेशम का धागा अर्थात गठन अर्थात रक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, रेशम कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम हमें मार्केट में दिखते हैं। सबसे सामान्य रेशम है शहतूत रेशम कीट। ये नाम से ही पता चल रहा है कि शहतूत के पेड़ पर वास करता है, उसके पत्तियों में अपने अंडे देता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। इसके इससे जो रेशम मिलता है वो चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। ये जो है हमारे भारत का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ये जो है क्रियाकलाप 3 ये आप करें, 3.5, 3.6 और 3.7। हम अब कोकून से रेशम तक जाने की बात करेंगे। अब हमने जाना कि ये रेशम के कीट का लाइफ साइकिल क्या है, लेकिन ठीक है, उसने कोकून बनाया, उसने आसपास रेशम बनाया, बट हमें वो रेशम कैसे मिलता है? वो हमें रेशम कीट पालन से मिलता है। एक कोई मादा रेशम कीट एक बार सैकड़ों अंडे देती है। आपने देखा शहतूत के पत्ते पे उसने अंडे दिए थे। अंडों को जो है सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक ये स्थायीकर स्थितियों
उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में इन अंडों को रखते हैं। इन्हें गर्म रखा जाता है, फिर इन अंडों में से लार्वा निकल आते हैं। ये तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं साइज में। फिर इन लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रख दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है सब कुछ। मादा रेशम है, इसने बहुत सारे अंडे दिए। ये देखिए शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं ये और बड़े हो रहे हैं। ये शहतूत का वृक्ष है। ये कोकून भी दिखाया गया है। तो हमने क्या जाना कि 25 से 30 दिन के बाद ये शहतूत की पत्तियों कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बात करते हैं कि रेशम की खोज कैसे हुई। कहते हैं कि एक चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने देखा कि उनके शहतूत के वृक्षों की पत्तियां जो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, तो उन्होंने भेजा अपने लोगों को कि पता करो कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि सफेद कर्मी शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि ये कर्मी अपने इर्द गिर्द एक चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से कोकून उनकी चाय में गिर गया और उन्होंने देखा कि ये नाजुक धागों का गुच्छा है। वहीं से रेशम उद्योग शुरू हुआ। पहले उन्होंने ये रेशम जो है अपने गुप्त रखा, लोगों को नहीं बताया। फिर बाद में यात्री और व्यवसायों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रोड कहते हैं। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं जो हम बात कर रहे थे। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन। अब रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाई जाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशम को निकालती है। फिर रेशमों के फाइबरों की कटाई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। फिर इनको बुनकर आगे जाकर वस्त्र, साड़ियाँ ये सब बनाई जाती हैं। तो अब हम इन जांतुक रेशों के बारे में अच्छे से जान गए हैं। आप अपना ये अभ्यास पूरा करें और पीछे दिए गए क्रियाकलाप पूरा करें और बताएं मुझे अगर आपको कोई भी सवाल है। ओके बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट के लिए।